हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की सम क्लास में क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 3 को आज हम जितना भी उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अध्याय का है यहाँ पर अध्याय 3। देखिए बच्चों यहाँ पर अध्याय टाइपिंग में 2 कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अध्याय 3 होगा। तो देखिए अध्याय का नाम है मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, तो इससे संबंधित जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है भाई, तो वो वस्तु है, मतलब वो भाग है रेटिना। मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेटिना। और देखिए दोस्तों रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टिपटल, इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो एगो स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य नेत्र है ना, उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है भाई, तो उसका न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। इसको भी याद रखते चलिएगा। और पूछ देगा कि दूर बिंदु कितना होगा, तो अनंत होता है। ठीक, तो इसमें न्यूनतम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 25 सेंटीमीटर। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है। इसका पूछने का मतलब है कि कितना होता है। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि सामान्य नेत्र के दूरबिंदु कितना होता है। तो अभी पीछे बताएं कि सामान्य नेत्र का जो दूरबिंदु होता है ना, वो अनंत होता है यानी इन्फिनिटी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको भी याद रखते चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है भाई, तो पुतली नियंत्रित करता है। इसको भी याद रखते चलिएगा यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में है ना, उसमें उत्तल लेंस क्या होता है, पाया जाता है। तो इसको भी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसको भी याद रखते चलिएगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग होता है। ठीक, तो जिस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष होता है ना, उस व्यक्ति का चश्मा में अवतल लेंस का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका भी याद रखते चलिएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको भी याद रखते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जारा दूरदर्शी का दोष के लिए कौन सा लेंस का भाई उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिफोकली लेंस। डिफोकली लेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जारा दूरदर्शी था ना, तो यहाँ पर हाँ डिफोकली लेंस हो जाएगा, चाहे बाइफोकल लेंस भी इसको कहते हैं। इसको राइट आंसर याद रखते चलेगा यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफोकली लेंस। ठीक, इसको भी याद रखते चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर बनने वाला भाई प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसको भी याद रखते चलिएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह किस रंग का विचलन
सबसे अधिक किसका होता है? देखिए जब क्या होता है कि श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक। उसमें सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो यही पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैगनी जो कलर है ना उसका विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक। इसको भी याद रखते चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इससे पहले आप सब बताइए कि आपको 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट कीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक। उसमें क्या पूछा था, सबसे अधिक होता है, और इसमें क्या पूछ दिया, सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। जो लाल है ना इसका विचलन बहुत कम होता है। इसी के कारण क्या होता है भाई, जो रेलवे सिग्नल पे लाल रंग का क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक। इसको भी याद रखते चलेगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल आसमान लाल दिखाई देता है इसी के कारण, ठीक। इसको भी याद रखते चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है। देखिए नीला दिखाई देता है, इसका मतलब कि वो आसमान नीला नहीं है। आसमान का रंग वास्तव में कैसा है, तो काला है, लेकिन वो नीला किसके कारण दिखाई देता है भाई, तो वो दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है भाई, तो तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी ये भी पूछ सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं। हम लोग खतरे का जो निशान होता है ना उस पर देखिएगा लाल रंग का भी उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और उसका विचलन क्या होता है, कम होता है। इसलिए उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका क्या बोल रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग का उपयोग करते हैं। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। अब देखिए जो अंतरिक्ष में अभी जो पृथ्वी पे उसको अभी आकाश कैसा दिखाई देता है भाई, तो नीला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। लेकिन जब हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहाँ पर आकाश कैसा दिखाई देता है भाई, तो आकाश काला दिखाई देता है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है भाई, तो प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अच्छा ये बताइए कि आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंद्रधनुष अभी तक नहीं देखे हैं। तो इंद्रधनुष देख लीजिएगा। अभी बरसात का मौसम में क्या होता है, इंद्रधनुष सूखता है, उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। रंगीन पट्टी आसमान में इस तरफ बनता है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास है ना लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। जो तेज मान लीजिए हम लोग पूरा धूप में हैं, ठीक, उस समय हमारे पुतली का आकार कैसा होता है भाई, तो एकदम सिकुड़ जाता है, यानी छोटा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटा। इसको भी याद रखते चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा दोष होता है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो मानव नेत्र है ना उसका समंजन क्षमता जब कम हो जाता है तो उसमें कौन सा, उस दृष्टि में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यादा दूरदर्शिता दोष क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसको भी याद रखते चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु और निकट बिंदु क्रमशः होते हैं। तो अभी हम बताएं कि दूर बिंदु कितना होता है भाई, अनंत होता है, और निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर और अनंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी याद रखते चलिएगा। सॉरी देखिए यहाँ पर पहले क्या पूछ दिया है, पहले दूर बिंदु पूछा है ना, तो दूर बिंदु पहले दूर बिंदु पूछा है तब निकट बिंदु पूछा है। तो पहले दूर बिंदु इसमें देखिए, दूर बिंदु अनंत है ना, उसके बाद निकट बिंदु पूछा है ना, तो अनंत और 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी याद रखते चलिएगा। मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा, ठीक। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अब बताइए आप लोग 20 में से आप लोग का प्रश्न कितना सही हुआ, ये भी कमेंट कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है।
जो पुतली का आकार होता है ना वो सिकुड़ने और फैलने का, वो कौन नियंत्रित करता है भाई? तो वो परितारिका नियंत्रित करता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परितारिका। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का रंग का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। ठीक, इसका भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रकाश का सबसे घटक रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश के श्वेत प्रकाश को अपने रंगों में विभक्त हो जाना ये भाई क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको भी याद रखते चलिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ण विक्षेपण। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोतियाबिंद जब होता है ना तो इस प्रकार की घटना हमको देखने को मिलता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कोलाइडीय कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? कोलाइडीय कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं भाई? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको भी याद रखते चलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निया से। ठीक, कर्निया से क्या करता है? प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान में कौन सा द्रव भरा होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है ना उसमें कौन सा द्रव होता है भाई? तो कशाभ द्रव भरा होता है। ठीक, अब ये भी आपसे सवाल है कि मानव नेत्र में द्रव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला नेत्रोद, और नेत्रोद कहाँ पड़ता है? लेंस और कार्निया के बीच में नेत्रोद रहता है, और कशाभ द्रव लेंस और रेटिना के बीच में रहता है। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं भाई? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। जब हम प्रिज्म का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। यानी जो श्वेत प्रकाश है ना अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, एक रंगीन पट्टी बन जाती है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्पेक्ट्रम का उपयोग हम लोग करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग जो है ना उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए ये कम विचलन होता है। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि द्विफोकसी लेंस के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस लगा रहता है? द्विफोकसी लेंस होता है। देखिए अभी आप दादा के देखेंगे ना चश्मा में, एक मान लीजिए क्या है दादा का चश्मा है। ठीक, इसको हम चश्मा बना लेते हैं, देखेंगे ना इसमें क्या रहेगा? 2 लेंस रहेगा, एक यहाँ पर लेंस रहेगा और एक ये वाला लेंस रहेगा, एक ये वाला लेंस रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि द्विफोकली लेंस में क्या होता है? ऊपरी यानी ऊपर वाला भाग में कौन सा भाई लेंस रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अवतल लेंस। इसको भी याद रखते चलिएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। तो अब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।